हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, उससे नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। आज की इस वीडियो में हमारे टॉपिक होंगे हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर एंड लिम्फ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, हार्ट बीट। मैं यहां लिख देता हूं हार्ट बीट। तो स्टूडेंट्स, हार्ट बीट का मतलब क्या है? अगर हम सिंपल से शब्दों में बोलें तो इट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट बीट क्या है? हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, कि हार्ट है वो ब्लड को रिसीव करता है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जो ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसे पंप आउट कर देता है इनटू द ब्लड वेसल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, इसका मतलब जो हार्ट बीट है इट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फेज एंड वन डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन फेज। सिस्टोल में ब्लड को पंप किया जाएगा बाहर, ठीक है, और डायस्टोल फेज में हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो वो ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है, तो हार्ट बीट जो है वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल की कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, अब ह्यूमन हार्ट बीट्स फॉर human heart beats 72 times per minute। अगर हम ह्यूमन हार्ट रेट की बात करें तो हमारा हार्ट जो है वो एक मिनट में 72 टाइम, एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का रेस्टिंग स्टेट में हार्ट बीट का नंबर है ये। यानी कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 72 टाइम्स ब्लड को रिसीव करता है और पंप आउट कर देता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और इसके साथ ही देखिए एक टर्म आती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out or pumped by heart in a minute। अब हार्ट बीट हम लोगों ने पढ़ा 72 टाइम्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फेज है। दूसरी टर्म हम लोगों ने यहां ली थी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर देता है। ठीक है, तो जनरली ड्यूरिंग वन बीट, एक बीट में हमारा जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड को पंप करता है। ठीक है, 70 ml ऑफ ब्लड इज पंप्ड, 70 ml ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ हार्ट पर बीट। एक बीट यानी कि जब हार्ट एक बार बीट करेगा तो 70 ml ब्लड को पंप कर देगा। ठीक है, और एक मिनट में जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है फॉर 72 टाइम्स। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गई? 70 ml इनटू 72 टाइम्स। तो ये अप्रोक्सीमेट जो आ जाता है, इसकी वैल्यू आएगी 5040 ml या अप्रोक्सीमेटली 5 liters।
यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। हमारी बॉडी में जनरली 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज देयर, ठीक है। एवरेज अगर हम अप्रोक्सीमेट 60 kg ऑफ ह्यूमन की बात करें, भी एक ह्यूमन है 60 किलोग्राम वेट है उसका, तो उसकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट अगर हम देखें तो हम क्या बोल रहे हैं, 70 ml ब्लड जो है वो पर बीट पंप कर रहा है, और 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, यानी कि 1 मिनट में वो टोटल ब्लड कितना पंप करेगा, 5040 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सारा ब्लड जो है वो 1 मिनट के अंदर हमारे हार्ट के थ्रू होकर के मूव या पंप आउट कर दिया जाता है, ठीक है। ये है कार्डियक आउटपुट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट के टाइप क्या, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो 72 टाइम्स पर मिनट बोला गया है ये रेस्टिंग फेज में है, यानी कि हमारी बॉडी जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है, कोई ज्यादा खास वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग शो कर रहे हैं, या हम घबराए हुए हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो फास्टली बीट करता है, उस कंडीशन में हमारी हार्ट बीट जो है वो इससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ हार्ट बीट। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह की हार्ट बीट जो है वो देखने को मिलती है, एक जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। न्यूरोजेनिक हार्ट बीट का मतलब that the heartbeat is controlled by the nerve impulses sent to heart by brain, ठीक है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं, heartbeat controlled by brain through नर्व इंपल्सेस या नर्व सिग्नल्स लिख सकते हैं आप सीधा, ठीक है। एक तरह की हार्ट बीट क्या है, न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। इसमें जो हार्ट बीट है यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसके थ्रू, नर्व सिग्नल्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मूव करके हार्ट की मसल्स तक आएंगे और उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे, ठीक है। इस तरह का जो हार्ट बीट है ये हमें देखने को मिलता है किसमें, एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। एनिलीड्स का एग्जांपल जैसे अर्थवॉर्म है, और आर्थ्रोपोड यानी कि इंसेक्ट्स हैं जैसे, या स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं इनके अंदर, ठीक है। तो एनिलीड्स और आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बीट, ठीक है। एक टाइप हो गया न्यूरोजेनिक हार्ट बीट। दूसरा टाइप देखिए, हम लोग यहां पर लिख देते हैं न्यूरोजेनिक की जगह मायोजेनिक, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं मायोजेनिक। तो दूसरा टाइप ऑफ हार्ट बीट क्या है, मायोजेनिक हार्ट बीट। और इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय a patch of heart muscles। किस तरह की मसल्स होती है हार्ट के वॉल में, कार्डियक मसल। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं हार्ट मसल वो कौन सी हैं, कार्डियक मसल्स ही हैं। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय ए पैच ऑफ हार्ट मसल्स प्रेजेंट इन वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की वॉल में एक पैच प्रेजेंट होता है, एक बंडल ऑफ कार्डियक मसल जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोल करेगा किसको, हार्ट बीट को, ठीक है। इस पैच को
हम नाम दे देते हैं, ये जो पैच हमने लिखा पैच ऑफ हार्ट मसल, इसको हम नाम दे देते हैं सिनुएट्रियल नोड, सिनुएट्रियल नोड या एसए नोड भी बोल देते हैं, एसए नोड। इसी को हम नाम दे देते हैं पेसमेकर, ठीक है। इसी को क्या नाम दिया जाता है, पेसमेकर। एसए नोड, जो कि एसए नोड जो है वो कंट्रोल कर रहा है हार्ट बीट को, तो इसलिए इसको एसए नोड को पेसमेकर बोल दिया जाता है। इट विल डिसाइड द रेट ऑफ बीटिंग, ठीक है। अब बात आती है कि जो मायोजेनिक हार्ट बीट है मिलती किसमें, तो मायोजेनिक हार्ट बीट जो है वो जनरली आपको मोलस्क के अंदर और वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, मोलस्का के अंदर और वर्टिब्रेट्स के अंदर मायोजेनिक हार्ट बीट देखने को मिलती है। नो डाउट ब्रेन अल्टीमेटली कंट्रोल करता ही है, लेकिन जो हार्ट बीट का रेट होगा वो इंस्टेंटली कंट्रोल किया जाता है बाय कार्डियक मसल इटसेल्फ। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जनरेट करती हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, पहले एट्रियम का, फिर वेंट्रिकल्स का, और फिर वो रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो ये था टॉपिक किसका, हार्ट बीट का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। आई होप कि आपको हार्ट बीट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, कार्डियक आउटपुट के बारे में हमें पता लगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड मूव कर रहा है वो जिस प्रेशर से मूव कर रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम यहां पर लिख सकते हैं द प्रेशर exerted by blood on the wall of arteries is called what, blood pressure, ठीक है। वो प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, किस पर, आर्टरीज की वॉल पर। आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा ब्लड के द्वारा उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इसकी वैल्यू होती है 120 mm of Hg to 80 mm of Hg। ये दो कंपोनेंट हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और ये जो वैल्यू है इसको हम नाम देते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब क्या है वो समझ लीजिए। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो पंप कर रहा है ब्लड को इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। उस दौरान, उस सिस्टोलिक फेज के दौरान ब्लड का जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वॉल पर वो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 120 mm of Hg, ठीक है। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोलिक फेज, ठीक है। जब हार्ट डायस्टोलिक फेज में होगा, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, उस दौरान ब्लड का जो प्रेशर आर्टरीज की वॉल पर एक्सर्ट होगा वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू है 80 mm of Hg, ठीक है। तो
सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे किया जाता है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय an instrument known as या named as sphygmomanometer। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बीपी वगैरह चेक करवाने जाते हैं तो जो डॉक्टर हैं वो हमारे हाथ पर एक कपड़ा सा लपेटते हैं और फिर एक पंप से एयर जो है वो फिल करते हैं उस पैकेट से के अंदर, और फिर एक वो बोर्ड सा लगा होता है जिसमें वो जो मरकरी है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है पहले जब वो प्रेशर से एयर को पंप करता है, और उसके बाद में वो उसमें से हवा निकालता है। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, क्लियर? तो ये ब्लड प्रेशर की बात है। अब हम बात कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है अगर कम या ज्यादा हो तो उसका नुकसान क्या होगा। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड जो है वो काफी कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, तो आर्टरी के अंदर क्या है, ब्लड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो हमारे ब्रेन तक जो ब्लड है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिटर्न नहीं आ पाएगा हार्ट की तरफ या ब्रेन की तरफ, वो मूव नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट जो ब्रेन के सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, इससे चक्कर आना। ठीक है, जैसे चक्कर आकर के कई बार गिर पड़ते हैं, खासतौर पर स्कूल्स के अंदर हम लोग सुबह असेंबली में देखते हैं कि बच्चे जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर लो हो गया हो किसी बच्चे का, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी बोल देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होगा या जो वैल्यू हम लोगों ने बताई नॉर्मल वैल्यू इससे ज्यादा है और काफी लंबे टाइम तक मेंटेन्ड भी है हायर लेवल पर, तो इट में रिजल्ट इन इंटरनल ब्लीडिंग। इससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर जो है ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो फट सकती हैं, छोटे आर्टरीज जो है वो बस्ट हो सकते हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होगी, वहां पर क्लॉट्स बनेंगे और वो कंडीशन डेंजरस हो सकती है, खासतौर पर अगर वो ब्रेन से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर इस तरह का कोई ब्लड वेसल जो है ब्रेन के अंदर रप्चर कर जाता है इस कंडीशन में, तो ज्यादा खतरनाक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट आयंस जो हैं वो हैं सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस। सोडियम आयंस जो है वो जनरली ब्लड प्रेशर को हायर लेवल पर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि पोटेशियम जो है उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड वेसल्स। तो आइए यहां लिख देते हैं हम ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीसरा कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ब्लड वेसल्स हैं क्या, एक्चुअली ट्यूबुलर पाथवेज हैं। ठीक है, ट्यूब लाइक एक नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला पड़ा है, जिसके थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और फिर रिटर्न आएगा लंग्स हार्ट के पास, हार्ट से वो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट तक आएगा और हार्ट से वापस पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो ब्लड की मूवमेंट हो रही है वो जिन ट्यूबुलर पाथवेज में होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, और ये तीन तरह की होती हैं, टाइप्स, 3 टाइप्स।
तीन तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग यहां लिख देते हैं, एक है आर्टरी, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरी की, यहां लिख देते हैं हम आर्टरी। आर्टरी जो है ब्लड वेसल्स which carry the blood away from heart। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं, यानी कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर के जाती हैं। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा, वेंट्रिकल के साथ दो वेंट्रिकल आप लोगों ने पढ़े, राइट वेंट्रिकल के साथ पल्मोनरी आर्टरी थी और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ आयोटा थी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो लार्जेस्ट आर्टरीज में काउंट होते हैं। ठीक है, आर्टरी क्या है, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, दूसरा है वेन्स। Veins are actually receiving vessels. These are the vessels, your blood vessels which carry the blood to the heart. To the हार्ट। ठीक है, तो वेन्स क्या होते हैं, वेन्स ऐसी ब्लड वेसल हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके कहां लेकर के आएंगी, हार्ट तक लेकर के आएंगी। जैसे हम लोगों ने राइट एट्रियम में पढ़ा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को कहां से, सुपीरियर कहां से, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट से, थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा रिस्पेक्टिवली, वेयरएज द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो ये वेन्स के एक टाइप है। ठीक है, और तीसरी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली फाइन ब्लड वेसल्स एज कंपेयर टू आर्टरी एंड वेन। अगर हम आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में कैपिलरीज को देखें तो कैपिलरीज हैं वो आर्टरी और वेन से काफी ज्यादा छोटी होती हैं, काफी कम डायमीटर की होती हैं, और इनकी वॉल जो होती है, कैपिलरीज की वॉल सबसे थिन होती है। ठीक है, एंड दे रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रीमली फाइन ब्लड वेसल्स व्हिच आर responsible for exchange of substances between blood and body tissues। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, एक्सट्रीमली फाइन ब्लड वेसल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किन किन के बीच में, ब्लड और बॉडी टिश्यूज या बॉडी के जो सेल्स हैं उनके बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लें। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एक्सचेंज होगा वो थ्रू कैपिलरीज ही होगा। ठीक है, आर्टरी या वेन जो है वो एक्सचेंज नहीं करवा सकती हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन है, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड वेसल की वॉल होती है उसके 3 लेयर्स हैं। ये क्या है, 3 लेयर्ड वॉल होती है इसमें ब्लड वेसल्स में, पार्टिकुलरली इन आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरी में सिंगल लेयर होती है प्रेजेंट। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना
एक्सटर्ना मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। मिडल लेयर इज ट्यूनिका मीडिया, या जो हम बोल सकते हैं इसको मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है। पहली लेयर सबसे बाहर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, ट्यूनिका मीडिया बनी है स्मूथ मसल से, एंड इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटरना made up of a special type of epithelial tissue called endothelium resting on the basement membrane, ठीक है। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब तीनों लेयर्स के बेसिस पर आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस देखने को मिलता है क्या, कि द वॉल ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी की वॉल होगी ये थिक होती है, थिक वॉल, एज कंपेयर टू द वेन्स जिनकी होती है थिन वॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा, आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो है इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो वेन्स के कंपैरिजन में हाई होता है। तो प्रोटेक्टिव शीट के तौर पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, कि हाई प्रेशर की वजह से वो ब्रेस्टिंग ना शो कर दे, ठीक है। इसलिए स्मूथ मसल लेयर जो है उस प्रेशर को बेयर अप करने के लिए स्मूथ मसल की जो लेयर है वो थिक होती है इसमें। इसीलिए जब हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस करेंगे आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है, तो एक पॉइंट वहां पर आएगा, थिक वॉल्ड होते हैं आर्टरी एंड थिन वॉल्ड होते हैं वेन्स। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे वॉल की थिकनेस का, तो आपने ऐसी ब्लड वेसल्स लेनी है जिनका डायमीटर सेम हो। ऐसा नहीं है कि आपने आर्टरी बड़ी ले ली है और वेन जो है वो छोटी ले ली है डायमीटर में, ठीक है। दोनों का इक्वल डायमीटर अगर हम देखें तो जो आर्टरीज होंगी उसका वॉल जो है वो थिक होगा, वेन्स का थिन होगा। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं इसमें। देखिए, मान लेते हैं कि हमने ये 2 तरह की ब्लड वेसल्स बना दी है। फिर इसमें इस तरीके से सेल्स शो कर दिए। अगर मैं इसे आर्टरी मानूं तो इसकी 3 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर ये ट्यूनिका मीडिया, और इनर लेयर ये, इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। और ये जो है सेंटर में जो एम्प्टी स्पेस, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, वो हो गया ल्यूमन। और ल्यूमन के बाहर की तरफ 3 लेयर, जिसमें ट्यूनिका इंटरना एंडोथेलियम की बनी हुई, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स की बनी हुई, और ट्यूनिका एक्सटर्ना कनेक्टिव टिश्यू लेयर की बनी हुई। सॉरी, हाँ। अब अगर हम बात करें वेन की, चूंकि दोनों का डायमीटर ऑलमोस्ट सेम हमने दिखाया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से
आउटर मोस्ट लेयर शो करेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद हम शो करेंगे इसमें ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया की जो थिकनेस होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, मैं ऐसे इसमें शो कर दिया। और फिर ट्यूनिका इंटरना, ये हो गया ट्यूनिका इंटरना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ल्यूमन काफी बड़ा है एज कंपेयर टू आर्टरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायग्राम अगर बनाते हैं तो इनका जो वॉल थिकनेस है वो हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट में ब्लड वेसल्स के अंदर जो डिफरेंस है। अगर मैं सिंपल कैपिलरी का डायग्राम बनाऊं, अगर सिंपल कैपिलरी का डायग्राम बनाऊं तो मुझे ना तो उसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना शो करनी है, ना ही ट्यूनिका मीडिया शो करनी है। कैपिलरी के अंदर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है और वो होती है एंडोथेलियल लेयर, यानी कि ट्यूनिका इंटरना ओनली, ठीक है। तो ये हो गई कैपिलरी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो कैपिलरी है, ये तो मैंने डायमीटर काफी बड़ा दिखा दिया एज कंपेयर टू उनके, ठीक है। इसका डायमीटर काफी कम होता है, और अगर इनको कंपेयर करें आर्टरी और वेन के साथ तो ये 3 लेयर्ड होते हैं आर्टरीज एंड वेन, जबकि कैपिलरी जो होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी। सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियल लेयर जो है रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट होती है कैपिलरी में, ठीक है। इसी वजह से चूंकि इसके ऊपर ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ना ट्यूनिका मीडिया है, कैपिलरी जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज जो है वो करवा सकती है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो हम कर लेते हैं आर्टरीज एंड वेन्स में, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस बताइए। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक तरफ आर्टरी, दूसरी तरफ हम लिख देते हैं क्या, वेन, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, और यहां पर हम लिख सकते हैं कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। एक तो जो हम लोगों ने डिफाइन किया था उसी से पॉइंट निकल गया कि जो आर्टरीज होंगी वो ब्लड को कैरी करके लेके जाएंगी बॉडी के पास हार्ट से दूर, ठीक है। जबकि वेन जो है वो ब्लड को कैरी करके लाएंगी टुवर्ड द हार्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आर्टरी की जो वॉल है वो क्या होगी, थिक वॉल्ड, और ये थिन वॉल्ड, ठीक है। फिर यहां आर्टरी में नैरो ल्यूमन, ल्यूमन जो होगा वो क्या होगा, नैरो होगा। यहां वाइडर ल्यूमन, ठीक है। यहां ब्लड मूव्स विद हायर प्रेशर, हायर प्रेशर, और यहां अगर मैं लिखूं तो ब्लड मूव्स विद, या सीधा लिखूं ब्लड प्रेशर इज लो, यहां ब्लड का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो लो होता है। फिर यहां पर वाल्व्स आर एब्सेंट, आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। वाल्व्स का फंक्शन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को नहीं शो होने देता। तो आर्टरीज में जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वहां पर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर है लो, सो वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट
बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम लिखना चाहें एक डिफरेंस और, तो आर्टरी जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लिख सकते हैं इसमें क्या, आर्टरी जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी generally carry oxygenated blood, आर्टरी में जो ब्लड मूव करता है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दें तो बाकी सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि वेन्स जनरली कैरी, दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट अगेन पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी वेन्स के अंदर जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मूव करता है। ये हैं डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि जनरल डिफरेंसेस बताइए आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर, तो हम ये पॉइंट्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या सीधा लिख देता हूं मैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जनरली हमारा जो ब्लड है वो मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, और बाय चांस किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से कुछ ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज जो है वो ब्रस्ट हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं ब्लेड से कट लग गया है या चोट लग गई है, तो हम देखते हैं ब्लड वहां पर बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, यानी कि ब्लड वेसल जो वहां प्रेजेंट थी वो डैमेज हुई है। ठीक है, अब अगर वो ब्लड कंटिन्यूसली वहां से बाहर निकलता गया तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की जो वॉल्यूम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे हमारे जरूरी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया है, ठीक है, उनको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड अवेलेबल नहीं होगा और कंडीशन फैटल भी प्रूव हो सकती है। ठीक है, इसलिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है एट द साइट ऑफ इंजरी वो रोका जा सके। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जहां पर भी चोट लगी होगी, ठीक है, जहां पर भी ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हुई हैं, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो गया है, वहां पर क्या होगा कि जो ब्लड है वो जैसे जैसे धीरे धीरे फ्लो करता करता क्या होगा, सॉलिडिफाई, या हम बोल सकते हैं कि वो क्लॉट की फॉर्म में जमना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जो वहां पर ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं वहां से ब्लड रिलीज होना बंद हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और इसके लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है दे आर ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब कैसे होता है ये काम वो देखते हैं। मान लेते हैं कि एन इंजरी टेक्स प्लेस, या इंजर्ड साइट लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, एट एन इंजर्ड साइट ब्लड जो है वो some cells release chemicals, some cells release certain chemicals which attract blood platelets. ठीक है, अब क्या होगा, एज
blood platelets arrive at the site of injury. They burst and release a protein called thromboplastin. ठीक है। अब यहां से देखिए, हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझेंगे। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर दो तरह के क्लोटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजन। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्लोटिंग प्रोटीन्स इन ब्लड। कौन कौन से हैं? एक है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा है फाइब्रिनोजन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि जब चोट नहीं लगी है तब भी ये प्रेजेंट होते हैं दोनों ब्लड में। ठीक है, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन वहां अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो तो नॉर्मली रन कर रही है ब्लड में, जहां जहां ब्लड मूव कर रहा है वहां उसके साथ मूव कर रही है, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज नहीं कर रही है। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कब होगा? जब प्लेटलेट्स ब्रस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही प्लेटलेट ब्रस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ये कन्वर्ट होने लगते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म्स में, खासतौर पर फाइब्रिनोजन। मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूं यहां एक फ्लो डायग्राम से। ठीक है, इजी भी रहेगा समझने में। तो मैं यहां लिख देता हूं इंजर्ड साइट, दोबारा से मैंने यहां लिख दिया, और मैंने यहां पर शो कर दिया प्लेटलेट्स। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ब्रस्ट टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहां से क्या रिलीज हो गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होगा वो प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करवाएगा, किसमें? थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करवाएगा, लेकिन ये काम करने के लिए उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के अंदर। ठीक है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस के साथ बाउंड करेगा और चेंज हो जाएगा किसमें? प्रोथ्रोम्बिनेज में। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं क्या? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम 2 पॉजिटिव, दे कंबाइन टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, अब जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये एंजाइम की तरह बिहेव करेगा और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव थ्रोम्बिन में। ठीक है, नाउ इट एक्ट्स एज एंजाइम। अब ये क्या करेगा? एंजाइम के तौर पर काम करेगा और किसको चेंज करेगा? फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देगा? फाइब्रिन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो फाइब्रिनोजन था वो चेंज हो गया फाइब्रिन में, और ये जो फाइब्रिन है ये होता है इनसॉल्युबल प्रोटीन। अब ये जो फाइब्रिन बना
ये बना है फाइब्रिनोजन से, ठीक है। और जो फाइब्रिन है ये है इनसोल्यूबल, ठीक है। इनसोल्यूबल होने का मतलब ये डिसॉल्व स्टेट में नहीं मेंटेन रहेगा, जैसे ही ये बनेगा ये सील करता जाएगा इंजर्ड साइट को, ठीक है। इट सील्स इंजर्ड साइट। मैं इसको दोबारा से बना करके आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि हम फिर से इसको रिवाइज भी कर लें। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की प्लेटलेट से रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है वो ऐड होगा और इससे बन जाएगा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है ये काम करेगा किस पर? प्रोथ्रोम्बिन पर। प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देगा किसमें? थ्रोम्बिन में। और जैसे ही थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को चेंज करेगा इनसॉल्युबल प्रोटीन किसमें? फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन है ये क्या है? इनसॉल्युबल है। इट सील्स द इंजर्ड साइट टू प्रिवेंट ब्लड फ्लो, ठीक है। अब ये जो फाइब्रिन है ये क्लॉट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। धीरे धीरे फाइब्रिन के जो फाइबर्स हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे और एक नेटवर्क जो है वो बना लेंगे, ताकि वो जो इंजर्ड साइट है वहां पर उस इंजर्ड साइट को क्लॉट कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, सील कर दिया जाए बिल्कुल, ठीक है। ताकि ना तो ब्लड का लॉस हो वहां से और ना ही बाहर से कोई पैथोजन जो है वो उसके थ्रू, उस इंजरी के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर सके। ये होता है ब्लड क्लॉटिंग का पूरा प्रोसेस। और इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? एक तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन यहां भी चाहिए और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन थ्रोम्बिन को भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। साथ ही साथ चाहिए विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। विटामिन के अगर डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में तो एक प्रॉब्लम अपीयर हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की वजह से हम उसको बोलते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर चोट लगती है तो चोट लगने पर वहां से ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ब्लड विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड है और उस इंडिविजुअल की बॉडी में विटामिन के है डेफिशिएंट, तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे जो है वो ब्लड बॉडी से पास आउट होता रहेगा, ठीक है। ये क्लॉटिंग का प्रोसेस था, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, और जो लास्ट टॉपिक है वो है अनदर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, जिसको हम नाम दे देते हैं लिम्फ, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? लिम्फ। देखिए स्टूडेंट्स, लिम्फ जो है ये ब्लड के अलावा दूसरा ऐसा ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है जो मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिर लिम्फ जो है वो एक्चुअली है क्या, ठीक है। अगर हम लिम्फ को की केमिकल कंपोजिशन देखें तो लिम्फ की जो केमिकल कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है, ठीक है। ब्लड और लिम्फ में बहुत ही कम डिफरेंस है। जैसे ब्लड के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में वो नहीं होती। एक चीज, आरबीसी ब्लड में होते हैं, लिम्फ में नहीं होती। दूसरी चीज, प्लेटलेट्स ब्लड में होते हैं, लिम्फ में नहीं होते। और तीसरी चीज, कुछ प्रोटीन्स जो हैं, ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी कि लिम्फ जो है वो ब्लड से 3 चीजों में ही डिफर करता है। एक तो लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स का अमाउंट कम होता है,
ठीक है। दूसरा, इसमें आरबीसी नहीं होती। तीसरा, इसमें प्लेटलेट नहीं होते। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लिम्फ इट इज अ टाइप ऑफ extracellular fluid very similar to blood plasma in composition। ठीक है, जो लिम्फ है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल से बाहर की तरफ जैसे ब्लड प्रेजेंट होता है सेल से बाहर की तरफ, वैसे ही लिम्फ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ब्लड प्लाज्मा के काफी सिमिलर है केमिकल कंपोजिशन में। इट इज डिफरेंट और इट डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक सर्टेन blood proteins RBCs and platelets। ठीक है, रेस्ट ऑफ द केमिकल कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। तो हम समझ सकते हैं कि लिम्फ जो है वो भी ब्लड की ही तरह का एक और सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि ब्लड से डिफर करता है। किन चीजों में? कुछ ब्लड प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट नहीं होते, आरबीसीज नहीं होती और ब्लड प्लेटलेट नहीं होते हैं। बाकी का जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है प्लस डब्ल्यूबीसीज जो हैं, ल्यूकोसाइट जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, जो लिम्फ है वो बनता है ब्लड से ही। ठीक है, कैपिलरीज में जब ब्लड मूव कर रहा होता है तो वहां से कुछ ब्लड प्लाज्मा जो है अलोंग विद WBCs वो टिश्यू स्पेस के अंदर रिलीज हो जाता है। उस फ्लूइड को टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको वहां पर नाम दे दिया जाता है टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में पार्टिसिपेट करता है इन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो टिश्यू फ्लूइड जो है वो एंटर कर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, जैसे ही वो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं लिम्फ। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो लिम्फ है ये वापस से एंटर कर जाएगा ब्लड में ही, यानी कि वापस से ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा just before the entering of deoxygenated blood into the right atrium। right atrium के अंदर जब deoxygenated blood एंटर करेगा उससे पहले ही ये जो लिम्फ है ये उस deoxygenated blood के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम देखिए, फर्स्ट चूंकि ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है contain WBC, so protect organisms from infectious agents। एक तो काम हो गया कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, हमें इन्फेक्शियस एजेंट से यानी कि पैथोजन से बचाता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स एंड फैट soluble substances। ये फैट्स को और फैट soluble substances जैसे विटामिन ए, डी, ई, के हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी पार्टिसिपेट करता है। तीसरा पॉइंट, इट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बॉडी। ये हमारी बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है।
है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्लड से ही बना है और उसी में फ्यूज हो जाता है, ये मिक्सअप हो जाता है। तो ये एट ए पार्टिकुलर टाइम जब रिक्वायर्ड होता है तो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करने में पार्टिसिपेट करता है, ताकि ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर कोई डाउट हो या सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को रीड कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।